Assalamu alaikum dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am Dr. Ahmed Saeed. बेटे जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसका हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया है। आज इसका एक बहुत अहम टॉपिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बेटे सबसे पहले तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूँ। ये जो क्वेश्चन है वो 4 to 5 टाइम्स जो है वो पेपर में रिपीट हो चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें और देन आप उसे अच्छे से परफॉर्म करें। बेटे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास जो शुरू है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी से शुरू हो रहा है। बेटे पोटेंशियल एनर्जी से मुराद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जो है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है mgh। बेटे अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी और उसका फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद था तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को भी यहाँ पे गेन करना पड़ा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ना पड़ा। बेटे उसके लिए मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। बेटे अगर सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस के ऊपर या फिर इसके उस स्फीयर के अंदर जिस पर कोई भी जिस्म इस स्फीयर के अंदर आ जाए तो जमीन उसके ऊपर एक फोर्स अट्रैक्ट कर सके, उसके अंदर जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट को हमने जमीन से उठाकर उस पॉइंट तक लेके जाना हो जहां तक जमीन की फोर्स की हदूद है, तो जो वर्क डन आप करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो वर्क डन हमारे पास क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। बट लेकिन जब आप इस पॉइंट से मूव करते हो, जैसे मैं फर्ज करता हूं मेरे पास एक इनफाइनाइट पॉइंट है, तो जब आप मूव करते हुए इस पॉइंट पे जाते हैं जो जमीन की स्फीयर के अबव है, ऊपर की जानिब है, जहां पर जमीन की ये फोर्स यहां पे जाके क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? उस पॉइंट तक किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है हमारे पास, वो वर्क डन इसके अंदर जब स्टोर होता है तो फिर वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। बेटे इसको फर्दर मजीद समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन के तौर पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, उसको सबसे पहले रिवील करते हैं, बट हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा और मजीद समझते हैं। बेटे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो हमारे पास क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं कि जमीन की स्फीयर के ऊपर ऐसा पॉइंट जहां पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये मेरे पास एक स्फीयर है, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया। बेटे जमीन की हदूद से ऊपर, जैसे मैं फर्ज करता हूँ ये पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है? वो जमीन की स्फीयर के अंदर है। तो इस पॉइंट तक जो है वो जमीन क्या कर सकती है? फोर्स लगा सकती है। मैं जब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट जब आप इससे आगे बढ़ते मूव करेंगे और मूव करते हुए किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? एन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तब आपके पास जो एनर्जी होगी वो फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो आपके पास कौन सी होगी? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। बेटे इसको सोल्व करते हैं। देखिए मेरे पास जमीन का जो रेडियस है वो r है। मेरे पास मैंने ये जो स्फीयर है इससे फर्दर जो हमने आगे मूव करना है पॉइंट तक, उसको मैंने छोटे-छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पैचेस में मैंने उसको इसलिए डिवाइड किया ताकि हर पैच का जब मैं अलग-अलग वर्क डन या फिर फोर्स फाइंड करूं या एनर्जी फाइंड करूं तो जो मेरे पास सम आए वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हो। बट इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट वाला मेरे पास पॉइंट है उसको मैंने 1 का नाम दे दिया, इसी तरह जो फर्दर होगा वो 2 एंड सो ऑन। मेरे पास जो 3 4 फिर n-1 और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास n है। बेटे आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से जमीन के सेंटर तक का जो रेडियस है वो r1 है। इसी तरह सेकंड पॉइंट से जमीन के सेंटर तक का जो रेडियस है वो r2 है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मैं डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेटे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। डेरिवेशन के तौर पर मेरे पास जो डेरिवेशन है फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो मेरे पास यहां से शुरू होगी, और वो क्या है? डेल्टा r आपको पता है बराबर होता है अगर मैं r2 में से r1 की वैल्यू को माइनस कर दूं। बेटे इसको थोड़ा सा प्रूव करने के कैसे आया? देखिए अगर मैंने क्या करना हो, r की वैल्यू फाइंड करनी हो, सॉरी मैंने r2 की वैल्यू फाइंड करनी हो,
ये R2 है मेरे पास टोटल। ये किसके बराबर है? अगर मैंने इतना यहां पर मूव किया, वो मेरे पास क्या है? R1, और इतना मैंने आगे की तरफ मूव किया, वो मेरे पास क्या है? डेल्टा R है। तो जब हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? R2 के बराबर हो जाएगा। बेटा इसको फर्दर सोल्व करते हैं, और मेरे पास जो R की वैल्यू होगी ये वाली, वो मैं कैसे निकालूंगा? R1 को R2 में ऐड करके 2 पे आपने क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। बेटा इसको सोल्व करते हैं। R is equals to R1 plus R2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R1 plus डेल्टा R over 2। बेटे R1 में R1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2R1 plus डेल्टा R over 2। इसके सब्स्टिट्यूट्स को अलग कर दें, बन जाएगा 2R1 over 2 plus डेल्टा R over 2। बेटे हमें नजर आ रहा है कि ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बाकी जो मेरे पास बच गया वो क्या होगा? R1 plus डेल्टा R over 2। हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, और स्क्वायर को फाइंड करने की मैं रीजन आपको एंड पे जाके बताता हूं। बेटे जो हमारे पास इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये मेरे पास साइड बन जाएगी r स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे मेरे पास होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे r1 और b की जगह पे मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा r ओवर 2। बेटे इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व कैसे करेंगे? देखिए डेल्टा r जो है वो हमारे पास क्या है? दो पैचेस के दरमियान का डिस्टेंस है। बेटे दो पैचेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो जब हम उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, और जब हम उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। उसमें मैं सपोज करता हूं मेरे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है। फर्दर सोल्व करते हैं, बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर। बेटे मुझे नजर आया कि ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, बाकी जो मेरे पास बचेगा वो क्या होगा? r1 डेल्टा r। इसको मजीद सोल्व करते हैं, बन जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा r की जगह मैं पुट कर सकता हूं ये वाली वैल्यू, वो क्या है मेरे पास? r2 r1। फर्दर सोल्व करते हैं, बन जाएगा r1 का स्क्वायर, r को अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं, बन जाएगा r1 r2। r1 को r1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 का स्क्वायर। बेटे ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और बाकी मेरे पास बचेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 और r2। बेटे ये मेरे पास था वो रेडियस जो मैंने फाइंड करना था व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू इनफाइनाइट पॉइंट। अब हम फाइंड करते हैं वर्क डन। वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क डन वाला फार्मूला यूज करेंगे, और वो बराबर है मेरे पास W is equals to F dot D cos of theta। बेटे फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले पैच के लिए 1 से लेकर 2 तक कितना वर्क डन चाहिए होगा। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो मेरे पास कौन सी फोर्स है? जमीन की फोर्स है, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसे हम लिखेंगे Gmm over r का स्क्वायर। D क्या है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट है, दो पॉइंट्स के दरमियान का स्मॉलेस्ट पैच जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा r है। और cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा से मुराद क्या है बेटे? एंगल है मेरे दो पॉइंट्स के दरमियान। अब देखिए हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्रीज पे है, और cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा ये बन जाएगा Gmm over r का स्क्वायर। डेल्टा r की जगह पे मैं पुट कर सकता हूं ये वाली वैल्यू, और वो क्या है? r2 r1। ये माइनस का निशान जो है वो आप यहाँ पे शुरू में इजाफी तौर पर लगा दें। बेटे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, W1 1 से लेकर 2 तक ये बन जाएगा -Gmm ओवर r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर की जगह पे अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, वो कौन सी है? r1 r2, और इसको आप एज इट इज लिख दें। बेटे इसके सब्स्टिट्यूट्स को आप थोड़ा सा अलग कर दें, इसके सब्स्टिट्यूट्स को मैं अलग करता हूं, मैं अलग करके इसको क्या बना देता हूं? वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट 1 टू 2 वो बराबर है मेरे पास -Gmm और r2 r1 ओवर r1 r2। इसको इन दोनों के नीचे अलग-अलग करके लिख देते हैं, ये बन जाएगा -Gmm r2 ओवर r1 r2 r1 ओवर r1 r2। बेटा जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, r2 r2 से कैंसिल होगी, r1 r1 से कैंसिल,
बाकी मेरे पास बन जाएगा वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट 1 टू 2, ये बन जाएगा GMM ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। बेटे देखें, अगर आप हमने 1 से लेकर 2 तक मूव किया तो हमारे पास 1 ओवर R1 और 1 ओवर R2 है। तो हम फर्दर पॉइंट्स के लिए इसका सॉल्यूशन दोबारा नहीं करेंगे, हम बस इसको सोल्व कर लेंगे। वो बराबर किसके है, वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट 2 से लेकर जब हमने 3 तक मूव करना है तो वो बराबर होगा माइनस GMM ओवर 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। जिस तरह 1 से लेकर 2 तक था तो R1 और R2 आया, इसी तरह 2 से लेकर 3 तक जब होगा तो फिर R2 और R3 आएगा। इसी तरह फर्दर जब आपने मूव करना है फ्रॉम अ पॉइंट n-1 टू n, तो वो हमारे पास बराबर होगा माइनस GMM 1 ओवर R n-1 माइनस 1 ओवर R ऑफ n। बेटे टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे, तमाम वर्क डन की वैल्यूज को। उसमें आप देखें GM की वैल्यू सब में कॉमन है तो उसको आप कॉमन निकाल लें। बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। इसी तरह इसकी वैल्यू मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरह सोन मूव करें, ये वाली वैल्यू मैंने कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। बेटा आपको नजर आ रहा है फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी जो मेरे पास बचा है वो है GMM, यहाँ पे मेरे पास है 1 ओवर R1 और लास्ट में मेरे पास बचा है 1 ओवर Rn। बेटे इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि मैंने ये जो Rn वाला पॉइंट है ये मैंने इंफिनिटी पे लिया है, तो 1 ओवर Rn जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 ओवर इंफिनिटी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देन फर्दर हम मूव करेंगे माइनस GMM, ये वाला पॉइंट मेरे पास 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 1 ओवर Rn। जब हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये r का सब्स्टिट्यूट इसके नीचे आ जाएगा, उसे आप R1 लिखें, यहाँ पे सिर्फ r लिखें। बेटे ये हमारे पास वो वर्क डन है जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा जब हम उसको इनफाइनाइट पॉइंट तक लेके जाएंगे। बेटे देन ये हमारे पास वो वर्क डन था जो स्टोर हुआ। इसमें दो तीन चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नेगेटिव साइन है। बेटे नेगेटिव साइन क्यों आता है, हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आ रहा होता है तो उसके लिए जो g की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। देन अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जा रहा होता है तो उसके लिए वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या कंसीडर की जाती है, नेगेटिव कंसीडर की जाती है। इसके अलावा हमें नजर आ रहा है कि ये जो वर्क डन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के रेडियस के अंदर होगा तो उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन की मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है। बट अगर आप क्या करेंगे, उसको रेडियस को बढ़ा देंगे तो फिर वर्क डन की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जमीन की अट्रैक्टिव फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, देन हमने उसको ड्राइव किया और उसकी डेरिवेशन को थोड़ा सा समझा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।